दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपी आरवीएनएल के लिए स्पेशल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के डेली 25 एमसीक्यूज की सीरीज़ अपन ने स्टार्ट कर रखी है और यूपीपीसीएल यूपी आरवीएनएल दोनों के लिए इलेक्ट्रिशियन यानी टेक्निकल साइड में ये सीरीज़ बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है प्रत्येक सीरीज़ में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो ये अपनी 7वीं सीरीज़ है। इससे पहले 6 लगातार सीरीज़ हम अपलोड कर चुके हैं। इस सीरीज़ में भी 25 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन को आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे, प्रत्येक प्रश्न का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करेंगे, आपको ये बताएंगे कि उसका उत्तर ये कैसे आया। इसलिए आप सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक लाइन में 105 की सीटी लगी है और इसकी सेकेंडरी में संयोजित 5 एम्पियर का एमीटर 3 एम्पियर की रीडिंग देता है, तो लाइन करंट का मान क्या होगा। दोस्तों सीटी को हम करंट ट्रांसफार्मर कहते हैं और ये एसी में हाई करंट मेजरमेंट के लिए इंडक्शन मीटर्स के साथ उपयोग की जाती है। हालांकि सीटी का उपयोग मीटरिंग के अलावा प्रोटेक्शन रिले में भी किया जाता है, यानी सीटी मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों में उपयोग की जाती है। सीटी की सेकेंडरी साइड हमेशा 5 एम्पियर से ऊपर कभी नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें, चाहे वो सिंगल फेज की हो या 3 फेज की हो। सीटी की सेकेंडरी साइड की हमेशा 2 ही रेटिंग होती है, या तो वो 1 एम्पियर की होगी या वो 5 एम्पियर की होगी। 3 फेज में 1 एम्पियर की भी हो सकती है, 5 एम्पियर की भी हो सकती है, ये भी आप याद रखें। सीटी की प्राइमरी जो है वो मान लीजिए कि 9 टर्न, एक तरह से कोई टर्न नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं कि ए फ्यू टर्न होते हैं, यानी वो लाइन के साथ जिसकी करंट मेजरमेंट लेनी होगा उसकी सेकेंडरी में एम्पियर मीटर लगता है जो रीडिंग देता है। वास्तविक रीडिंग की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है CTR इंटू एम्पियर मीटर की रीडिंग, यानी सीटी के उस रेशियो को एम्पियर मीटर की रीडिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखो 105 की सीटी का वैसे भी मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब ये होता है कि जब सीटी की प्राइमरी में 5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर होगी और मीटर उसी का मेजरमेंट देगा। मीन्स सीटी में यदि 100 एम्पियर करंट है तो मीटर 5 एम्पियर ही देगा, तो इसका गुणक घटक या रेशो फैक्टर कितना हो गया 20। ये भी दोस्तों पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि एक 100/5 की सीटी है, इसका गुणक घटक कितना होगा, तो आंसर आ जाएगा 20। गुणक घटक का मतलब है कि 1 एम्पियर इक्वल टू 20 एम्पियर। मीटर का 1 एम्पियर लाइन की 20 एम्पियर करंट के बराबर है। और सीटी का रेशियो वैसे भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसमें यही होता है कि सीटी की प्राइमरी बटे सेकेंडरी इंटू मीटर कितनी मापन कर रहा है, तो अपना उत्तर अभी कितना आएगा 60 एम्पियर। इस क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अल्टरनेटर में वाइंडिंग 4 पोल के लिए और 36 स्लॉट के लिए फैलाई गई थी। इसकी कॉइल का विस्तार 1 से 8 रखा गया, जिसको हम कॉइल थ्रो, जिसको हम कॉइल स्पान भी बोल सकते हैं। यानी कॉइल की एक एक्टिव साइड 1 नंबर स्लॉट में, दूसरी एक्टिव साइड 8 नंबर स्लॉट में है। ये वैद्युतिक रूप से कितना शॉर्ट कर दिया। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कितने स्लॉट छोटा हो गया। ये डिग्री के रूप में पूछ रहा है, इलेक्ट्रिकल में कितने डिग्री शॉर्ट हुआ। अब देखो अपने हिसाब से यदि हम पिच देखें तो नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल, अपने हिसाब से पिच कितनी आई 9। अपने हिसाब से कॉइल का विस्तार कितना होना चाहिए था 1 से 10। कॉइल का विस्तार 1 से 8 लिया गया है, बोलें तो पिच कितनी हो गई 7। यानी अपने हिसाब से कॉइल पिच का मान 9 होना चाहिए था, जबकि 7 लिया गया है। सिंपल शब्दों में हम बात करें तो वाइंडिंग को 2 स्लॉट छोटा किया गया है। यानी यदि हमारा क्वेश्चन ये होता कि वाइंडिंग कितने स्लॉट छोटी हुई, तब तो अपना उत्तर हो जाता कि वाइंडिंग 2 डिग्री है, 2 स्लॉट छोटी हुई। लेकिन ये तो डिग्री में पूछ रहा है। देखो डिग्री में या तो हम ये देखें कि यदि हमारे पास 1 स्लॉट की डिग्री हो तो हम बता सकते हैं कि वाइंडिंग कितनी छोटी हुई, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है
कि हम ये देखें कि अल्टरनेटर में वाइंडिंग 180 डिग्री के अकॉर्डिंग होती है, तो 180 के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि छोटी कितनी हुई। देखो सबसे पहले तो हम जो अल्टरनेटर का कॉइल पिच या पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला है उसी से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, पिच में अंतर। तो पिच में अंतर देखो कितना आया, 9 - 7, यानी पिच में अंतर हो गया 2 स्लॉट का, बटे वास्तविक पिच। तो एक्चुअल पिच कितनी है, 9 × 180 डिग्री, यानी 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर कितना आएगा, 40 डिग्री। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। नहीं तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, उसके लिए होता है डिग्री प्रति स्लॉट का मान। डिग्री प्रति स्लॉट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कुल डिग्री 180 × 4 बटे नंबर ऑफ स्लॉट। तो ये उत्तर आया 20 डिग्री, यानी एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितनी छोटी हो रही है, 20 डिग्री। हमने वाइंडिंग को कितना छोटा किया था, 2 स्लॉट, तो कितना छोटा हो गया, 40 डिग्री। अपने क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा, 40 डिग्री वैद्युतिक रूप से वाइंडिंग को हमने छोटा कर दिया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है। दूसरों, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के वोल्टेज डेवलप करने के लिए कम से कम 3 शर्तें पालन होना जरूरी होता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 कि फील्ड का प्रतिरोध उसके क्रांतिक प्रतिरोध मान से हमेशा कम होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकंड होता है कि घूमने की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स में उचित संबंध, और तीसरा उसकी फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए, और अगर चौथे की भी हम बात करें तो वो निर्धारित गति से घूमना चाहिए। ये 4 उसके नियम होते हैं सेल्फ एक्साइटेड के लिए। अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक मान से कम है, तो ये तो सही बात है, होना भी चाहिए था। जनरेटर पर भार नहीं है, कोई बात नहीं, शंट जनरेटर हो सकता है, वो बिना लोड के वोल्टेज बिल्डअप कर सकता है। गति सामान्य से अधिक चल रही है, स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भले हो, कोई बात नहीं, वोल्टेज ज़्यादा बन सकती थी। फील्ड करंट और घूमने की दिशा में उपयुक्त संबंध नहीं है, ये अपना ऑप्शन रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि फील्ड करंट और घूमने की दिशा से प्रेरित ईएमएफ की दिशा निर्धारित होती है। हम सब जानते हैं जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग होता है, और दाएं हाथ नियम के अनुसार हमें क्या पता लगता है कि घूमने की दिशा को अंगूठा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को यदि फर्स्ट फिंगर शो करती है तो बीच की उंगली ये बताती है कि प्रेरित ईएमएफ की पोलैरिटी कैसी होगी, और वो प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता ही उस अवशिष्ट चुंबकत्व का निर्धारण करती है। प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता सदैव ऐसी होनी चाहिए कि वो अवशिष्ट चुंबकत्व से जुड़ने वाली हो, अदरवाइज़ उसके विपरीत अगर होती है तो वो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर देगी और जनरेटर कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा। तो दोस्तों अभी अपने क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक डीसी मोटर का फ्लक्स और भार कांस्टेंट है, भार नियत है, फ्लक्स नियत है। यदि हम आर्मेचर की साइड में 5% वोल्टेज इंक्रीज कर दें तो मोटर की गति का क्या होगा। दोस्तों डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती, फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती है। इन 2 घटकों के अलावा गति को तीसरा फैक्टर डिसाइड करता है, वो होता है उसकी वोल्टेज। जैसा कि आप सबको पता होगा वार्ट लियोनार्ड विधि में हम मोटर की गति को आर्मेचर की वोल्टेज परिवर्तित करके ही गति परिवर्तन करते हैं। मतलब यदि हम वोल्टेज कम करेंगे तो स्पीड कम होगी और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी। तो 5% वोल्टेज बढ़ाया है, 5% स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर में मुख्य फ्लक्स जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखो दोस्तों ट्रांसफार्मर में यदि करंट के बारे में आप लोग ध्यान रखें तो कम से कम आपको 4 धाराओं का याद रखना है। 3 तो ऑप्शन में है, एक और होती है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो I2, उसके बाद में है I वाटफुल, उसके बाद में है I वाटलेस। इसको हम एक्टिव करंट, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट और इसको सेकेंडरी करंट या लोड करंट के नाम से भी जानते हैं। और जो 4 नंबर करंट होती है वो है I1 यानी टोटल प्राइमरी करंट, जब सेकेंडरी पर भार जुड़ा हुआ हो तब। अब देखो I2 तो लोड करंट है, एक तरह से सेकेंडरी करंट है, तब होगा जब भार हो। बिना लोड के भी उसकी प्राइमरी वाइंडिंग में से एक धारा चलती है जिसको I0 नो लोड करंट कहते हैं, और उसके 2 भाग होते हैं, एक धारा को एक्टिव करंट, दूसरी धारा को
मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। इस तरह उसका डायग्राम होता है। मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करूँगा। वेक्टर डायग्राम की बात कर रहा हूँ मैं। जब हम यहाँ पर V1 आरोपित करते हैं ना, तो इस V1 के फलस्वरूप वाइंडिंग में एक धारा चलती है जिसको हम I0 बोलते हैं, और ये लगभग पूर्ण भार धारा की 2 से 5% होती है। इस I0 के दो भाग होते हैं, जो एक तो बिल्कुल यहाँ पर वोल्टेज के बिल्कुल 90 डिग्री लैगिंग होती है, और एक बिल्कुल वोल्टेज के साथ इन फेज होती है। नो लोड करंट के दो भाग, इसको एक्टिव करंट, इसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। और इन दोनों धाराओं का ही काम होता है। ये जो एक्टिव करंट होती है, वाटफुल करंट होती है, ये नो लोड पर हानियाँ वहन करने के लिए शक्ति उत्पन्न करती है। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको हम चुंबकन धारा बोल रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर की कोर में आवश्यक फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो फ्लक्स उत्पन्न करने का काम इस आई म्यू का होता है। इसको आई म्यू, आई माइक्रो भी बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं, इसको सक्रिय धारा बोलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, दो विद्युत संपर्क के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्न में से किसका निवेश करवाया जाता है। देखो, दो विद्युत संपर्कों के बीच में स्पार्किंग होती क्यों है, इसका कारण क्या है। सबसे पहला इसका कारण होता है हाई इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का मान उच्च होना, और इंडक्टेंस में मैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो जब स्विच ऑन करते हैं तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के कारण स्पार्किंग होती है, और ये ऑन ऑफ के दौरान ही होती है, ध्यान रखें। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। अब कैपेसिटर कैसे लगेगा, तो वो उन संपर्कों के समांतर में होगा। जहाँ वो कॉन्टैक्ट है, कैपेसिटर उनके पैरेलल में होगा। स्विच मेक और ब्रेक के दौरान ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में उसको स्टोर कर लेगा और स्पार्किंग को नहीं होने देगा। ए उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट किए जाते हैं तो वह अपने लोड शेयरिंग कैसे करते हैं। ट्रांसफार्मर की लोड शेयरिंग प्रति इकाई इम्पीडेंस पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बहुत बार करवा चुका हूँ। दोनों का इम्पीडेंस कैसा है इस बात पर निर्भर करता है, और प्रति इकाई प्रतिबाधा दोनों की एक समान होनी चाहिए। यदि प्रति इकाई इम्पीडेंस भिन्न भिन्न है तो दोनों ट्रांसफार्मर डिफरेंट पावर फैक्टर पर वर्क करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में AC 128 अक्षर में ए क्या संकेत करता है। दोस्तों, ये अर्धचालकों में कोडिंग प्रणाली होती है, और जो फर्स्ट दोनों ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से फर्स्ट अक्षर जो होता है ये हमेशा अर्धचालक सामग्री को संकेत करता है कि वो सेमीकंडक्टर कौन सा है जिससे ये बना हुआ है, और सेकंड जो होता है वो इसके एप्लीकेशन को, यानी टाइप ऑफ यूजेज या टाइप ऑफ डिवाइस संकेत करता है। फर्स्ट जो लेटर होते हैं उनमें A, B, C और D ये चार हो सकते हैं। मोस्टली A और B ही हमें देखने को मिलेगा, C और D नहीं। इनका क्या मतलब होता है वो भी आप देख लीजिए। यदि फर्स्ट A हो तो ये संकेत करता है कि इसमें सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का उपयोग हुआ है। यदि फर्स्ट कैरेक्टर B है तो ये संकेत करता है कि इसमें सिलिकॉन का उपयोग हुआ है। यदि C है तो गैलियम आर्सेनाइड का, और D है तो गैलियम फास्फाइड का उपयोग किया गया है, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में जो कोडिंग होती है उसमें फर्स्ट कैरेक्टर किसको संकेत करता है, तो वो हमेशा सेमीकंडक्टर मटेरियल को संकेत करता है। और A का मतलब है जर्मेनियम, B अगर होता तो उसका मतलब होता सिलिकॉन। सेकंड जो होता है ये यूजेज को संकेत करता है, और ये A से लेकर Z तक होते हैं, टोटल आपको याद रखने होते हैं। वैसे इस C का मतलब तो होता है पावर ट्रांजिस्टर, ये हाई पावर के ट्रांजिस्टर है, उपयोग में हम इनको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट भी कोडिंग प्रणाली में ही आ गया है कि BZ 148 अर्धचालक युक्ति में दूसरा किसको संकेत कर रहा है। देखो, B का मतलब हो गया ये सिलिकॉन का है, और Z का मतलब होता है जिनर डायोड, यानी सिलिकॉन से निर्मित जिनर डायोड है ये। क्वेश्चन का आंसर अपना A होगा। ये दोस्तों सेकंड वाला आपको याद रखना ही पड़ेगा, अलग अलग होता है, इसके बारे में मैं क्लास पहले से लगा चुका हूँ। प्लेलिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले टॉपिक में आपको ये थ्योरी वीडियो मिल जाएगा, पूरी क्लास आप वहाँ से ज़रूर देखें।
जिनर डायोड को संकेत कर रहा है जेड, बी का अगर पूछा होता तो सिलिकॉन को संकेत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक नए वाउंड आर्मेचर के बाद गति के दौरान उसमें शोर और कंपन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी आर्मेचर को हमने वाउंड किया है, जब वो ऑपरेट करे, जब वो गति प्राप्त कर लेता है, उस दौरान उसमें कोई यांत्रिक शोर ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, यदि पूरी तरह से आर्मेचर संतुलित होगा तो उसमें शोर और कंपन नहीं होंगे। अब सुनने वाली चीज़ यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ध्यान ल्यूब्रिकेशन यानी संहेक की ओर गया होगा। दोस्तों ल्यूब्रिकेशन केवल वहीं किया जाता है जहां दो पार्ट एक दूसरे को घर्षण क्रिया करते हो। जैसे शाफ्ट पर बेयरिंग लगा हुआ है तो उस बेयरिंग में हमें ग्रीस डालना ज़रूरी होता है, या कहीं पार्ट ऐसा रोटेट करता है तो उसमें हमें ऑयल डालना होता है, या फिर हमें उसमें ग्रीसिंग डालनी होती है। ये होता है लुब्रिकेशन। लेकिन अभी देखो, अभी ये वाइंडिंग के संदर्भ में पूछ रहा है। ये आपने वाउंड किया और वाइंडिंग की वजह से शोर नहीं होना चाहिए, ये कहाँ से होता है वो देखो। इसके बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। जब हम एक आर्मेचर को रिवाउंड करते हैं उस दौरान वाइंडिंग यदि अनबैलेंस हो जाती है तो कोई 1, 2 या 2, 4 से भी अधिक स्लॉट खाली रह जाते हैं, फ्री रह जाते हैं। एक तरह से यूँ कहूँ कि ओपन रह जाएंगे, उसमें कोई कॉइल नहीं आती है। और इन खाली रहे स्लॉटों को डम्मी स्लॉट्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डम्मी स्लॉट। इसलिए ये खाली स्लॉट जब आर्मेचर स्पीड प्राप्त कर लेता है तो उस दौरान शोर करता है, तो हमें इनको संतुलित करना ज़रूरी होता है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। और इन डम्मी स्लॉटों में अलग से एक कॉइल डाली जाती है जिसको हम डम्मी कॉइल बोलते हैं। इसीलिए तो है कि डम्मी कॉइल का मुख्य कार्य क्या होता है? आर्मेचर में संतुलन स्थापित करना, यांत्रिक असंतुलन को वो समाप्त कर देती है। तो खाली स्लॉट डम्मी थे, उनमें एक्स्ट्रा कॉइल डाल दी, उसी को डम्मी कॉइल कहते हैं। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राउलर का उपयोग करके आर्मेचर टेस्ट करते हुए यदि आर्मेचर की स्लॉट पर रखा हुआ ब्लेड बहुत अधिक शोर और कंपन करता है तो ये क्या दिखाता है। दोस्तों ये तो अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने दिया था, वाइंडिंग वाले टेस्ट में मैंने दिया था। ये संकेत करता है कि वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है। जिस कॉइल में शॉर्ट होता है उस पर रखी हुई ब्लेड बहुत अधिक कंपन करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर टॉप का कंडक्टर कौन सा होता है। अर्थ का पतला चालक तार होता है, एक सिंगल तार सबसे ऊपर जा रहा होता है। ध्यान से आप देखिएगा, फेज कभी ऊपर नहीं होते। ये ग्राउंडेड भी होता है और मोस्टली तड़ित से प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया जाता है, आकाशीय बिजली से बचाव के लिए होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना डी रहेगा, भूचालक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच दूरी को हम क्या कहते हैं। दोनों लाइनों के बीच की दूरी को ही तो कैपेसिटेंस कहा जाता है। जब एक चार्ज लाइन के पास डिस्चार्ज लाइन आती है तो उस चार्ज लाइन की कैपेसिटी उल्टा और बढ़ जाती है, और ये लाइन की लंबाई पर भी निर्भर करती है। ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। ट्रांसमिशन लाइन में वैसे 4 पैरामीटर होते हैं, सब आप ध्यान रखें। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस। अभी अपना क्वेश्चन बी रहेगा, दोनों के बीच की दूरी को कैपेसिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्क सप्लीटर की संख्या यदि हम बढ़ा देते हैं तो एक सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई आर्क को विखंडित करने वाली संख्या जितनी ज़्यादा होगी सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। यदि आर्क सप्लीटर क्या होते हैं, इनको आर्क शूट भी बोलते हैं। ये जो फिक्स एंड मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं ना, उनके ऊपर एक ऐसा कवर सा लगता है और इस कवर में लोहे की छोटी छोटी पत्तियाँ होती है। तो फिक्स कॉन्टैक्ट जब मेक और ब्रेक होते हैं तो उस दौरान उत्पन्न स्पार्किंग को ये यहीं ख़त्म करवा देते हैं अपने अंदर। इनको बोलते हैं आर्क विभाजन या आर्क सप्लीटर। ये जितने ज़्यादा होंगे सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एसी ड्राइव के अंदर डीसी को एसी में बदलने और आवश्यक फ्रीक्वेंसी देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आईजीबीटी लगती है, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एसी ड्राइव जो होते हैं मोटरों की स्पीड कंट्रोल करने के लिए, और वीएफडी का उपयोग हम सबसे अधिक करते हैं। पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, और एएफडी भी बोलते हैं इनको, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। आजकल चल रहा है वीवीवीएफडी, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अभी अपने क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा, आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंट्रोल द्वारा, मोटर कंट्रोल में ये प्रयास किया जाता है कि थायरिस्टर में पावर लॉस कम किया जाए और जिस ऑपरेशन में एक साइकिल में मोटर को थोड़ी देर तक ऑन रखना हो उस समय थायरिस्टर को हम ऑफ रख लें ताकि थायरिस्टर को ठंडा रखा जा सके। इस कार्य के लिए मोटर के कंट्रोल सर्किट में क्या करते हैं, एक बाईपास कॉन्टैक्टर लगा देते हैं। तो बाईपास कॉन्टैक्टर जो है वो ड्रॉप हो जाता है तो थायरिस्टर उस समय ऑफ हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉन्टैक्टर होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल बनाते समय निम्न में से किस कारक को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। देखो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब होता है अनुरक्षण करना जो कि एक नियमबद्ध तरीके से हो। जैसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है ऑयलिंग, ग्रीसिंग और मशीन का मेंटेनेंस वगैरह। हमें एक मोटर में ग्रीस कब कब डालना है, हमें उसकी ओवरऑलिंग कब करनी है, ये सारी चीज़ें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आती है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते समय सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उस मोटर की लाइफ का हमें ध्यान रखना होता है, भी कितने साल से हम उसको उपयोग में ले रहे हैं। जैसे एक नई मोटर है तो उसमें ग्रीसिंग हम 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, लेकिन यदि मोटर 15-20 साल से उपयोग में ले रहे हैं तो उसमें हमें हर 5 या 10 दिन बाद हर हफ्ते ग्रीसिंग करना होता है। तो आयु जो है इसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए सर्वोत्तम सप्लाई। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा डीसी सप्लाई से ही मापा जाता है। मेगर का उपयोग करते हैं और मेगर डीसी प्रदान करता है। ए ऑप्शन रहेगा इंसुलेशन प्रतिरोध। हाँ, अगर अर्थ प्रतिरोध के बारे में होता तो प्रत्यावर्ती होता। अर्थ जो रेजिस्टेंस होता है वो एसी से ही टेस्ट किया जाता है, उसमें डीसी नहीं होता, क्योंकि जो अर्थिंग के आसपास जो ग्राउंड है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो डीसी के साथ क्रिया करेगा तो अर्थ के प्रतिरोध को प्रभावित कर सकता है। तो अभी तो अपना ऑप्शन ए रहेगा डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परिपथ में करंट और वोल्टेज में ऐसा संबंध होता है। हमें एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें करंट और वोल्टेज एक दूसरे से आगे पीछे चल रही है और हमें ये पूछा गया है कि ऐसा किस परिपथ में होता है। दोस्तों, बड़ा सिंपल सर्किट है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप भी ऐसा ही समझ रहे होंगे कि जब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पर पहुँच चुका है तो करंट उस समय 0 है एंड दोनों के बीच में डिफरेंस की वैल्यू भी हमें 90 डिग्री शो कर रखा है। सिंपल भाषा में इसमें समझाऊं तो हमें ये समझ में आया है कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लीड कर रहा है, या इसकी लैंग्वेज में दूसरी लिखूं तो ये भी हम समझा सकते हैं कि I जो है वो V से 90 डिग्री लैग भी कर रहा है, यानी धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। और ऐसा तब होता है जब प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट अगर हो तो ऐसा होता है। शुद्ध कैपेसिटिव में धारा आगे होती, शुद्ध प्रतिरोधी में करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ होते, इन फेज होते। अगला अपना क्वेश्चन है कि 4 पिकोफैरड 2 पिकोफैरड के 2 कैपेसिटर पहले समांतर में जुड़े हुए हैं और इनके साथ सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 6 पिकोफैरड का। बताइए सर्किट की टोटल कैपेसिटी कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोग इसको तो कर ही सकते हो। 4 यहाँ है और 2 यहाँ है, यानी 4 और 2, तो ये समांतर में कैपेसिटी जुड़ती है और ये कितने का हो जाएगा, 6 का। अब 6 पिकोफैरड के 2 कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में कैपेसिटी घटती है और घट करके कुल कितनी रह जाएगी, 3 पिकोफैरड। तो आई थिंक ये तो आप कर दोगे। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों 21 नंबर। एक कैपेसिटर पर कोडिंग 472 अंकित है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। देखो, एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ, पिकोफैरड में तो इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान है, हालांकि माइक्रोफैरड और नैनोफैरड में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, याद रह नहीं जाता है। इसके लिए थ्योरी की क्लास मैंने लगा रखी है, आप ज़रूर देखें। होता क्या है देखिए, पिकोफैरड में तो बहुत सिंपल है कि फर्स्ट 2 लेटर को तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, 47 हो गया, और जो थर्ड जो अपना लेटर है वो ये बताता है कि इन दोनों फर्स्ट डिजिट के आगे उतनी ही 0 लगानी है, यानी 472 है, इसका मतलब हो गया 4700 और पिकोफैरड में कन्वर्ट कर दो, 4700 पिकोफैरड इसका मान है। ठीक है, और बताता हूँ, सुनिए ज़रा ध्यान से।
अगर ये होता 470 तो मान होता 47 पिकोफैरेड, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, 0, यानी 47 के आगे कोई 0 नहीं होनी चाहिए। यदि 471 होता तो इसका मान होता 470 पिकोफैरेड, और जैसा कि 472 है तो इसका मान कितना हो गया, 4700 पिकोफैरेड। ये रहता है दोस्तों इसका कोडिंग का। पिकोफैरेड में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से अधिक प्राप्त करनी। सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करवाते हैं। अब क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने भी आपको दिया है। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक फील्ड लिखा हुआ है, एक फ्लक्स लिखा हुआ है। तो देखो ऐसा ऑप्शन दोस्तों जब भी आए तो हमें फ्लक्स ही करना है, हम फील्ड की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि किसे बदलना है। फील्ड को बदलने का मतलब यहाँ पर ये है कि पोल ही बदलने हैं उसके, तो पोल चेंज नहीं करते, फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करना होता है, और फ्लक्स घटेगा तो गति बढ़ेगी। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, बी ऑप्शन इसका नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में डीसी मोटर में निम्न में से क्या नहीं होता। ये भी इजी क्वेश्चन है। मोटर स्थिर होती है, बैक ईएमएफ 0 होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, आर्मेचर गतिशील नहीं होता, आर्मेचर गति थोड़े सेकंड बाद प्राप्त करता है। और दिए गए टेस्ट में से कौन सा डीसी मोटर में डायरेक्ट टेस्ट होता है, एक तरह से तो ये ब्रेक टेस्ट होता है भाई, क्योंकि हम एक्चुअल में बाह्य बल लगाकर ब्रेक लगा करके उसके आर्मेचर को रोक देते हैं, तो ये दक्षता ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। जबकि स्विनबर्न और हॉपकिंसन टेस्ट में हम काल्पनिक की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूम हीटर तापन की किस विधि से ऊष्मा को कन्वर्ट करता है। रूम हीटर जो है ये प्रतिरोध विधि से ही करता है। इसमें एलिमेंट हाई प्रतिरोध मान का होता है, उच्च प्रतिरोध के कारण विद्युत का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। प्रतिरोध विधि का, प्रतिरोध तापन का उपयोग हम करते हैं। हीटिंग की विधियाँ पूछ रहा था इसमें, तो क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।